चलिए सर, इस चैप्टर के पार्ट थर्ड की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर जो हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको समझना ये लॉ क्या है और ये लॉ हमारी जिंदगी में क्यों आया, मतलब हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की केमिस्ट्री में क्या जरूरत पड़ी, तो आपको एक वर्ड के बारे में जानना होगा जिसका नाम है कंपाउंड। ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा ना सर? बिल्कुल सुना है, क्लास 9 से तो फिलहाल सुनते ही आ रहे। बस एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। आप ये बताइए कि सर कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? सर बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ये तो। सर कंपाउंड मिलकर बना होता है किससे? एलिमेंट से। कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर आज ही पता चला कि कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से। पता चल गया ना सर? बिल्कुल। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे सर कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? सर एलिमेंट से। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अब हमें यह पता है कि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो क्या एलिमेंट की मदद से आप कंपाउंड बना सकते हो? सर बना तो सकते हैं। क्या सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कंपाउंड को बनाने के लिए कि सर कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है? सर बिल्कुल नहीं। तो सर और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती? एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। खाना तो बनाए होगे कभी? अरे नॉर्मल सी बात है, घर में एक सबसे फेवरेट चीज होती है सबकी, चाय। चाय तो बनाए होगे ना कभी? बिल्कुल बनाए। अच्छा, चाय बनाने के लिए क्या सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि चाय सर दूध, शक्कर, चाय की पत्ती से मिलकर बनी होती है? क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है? सर कुछ लोग कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। अगर इतनी इंफॉर्मेशन काफी होती ना तो दुनिया के हर एक बंदे चाय बना लेता बहुत अच्छी। तो सर बताइए क्या इंफॉर्मेशन काफी है? आपको पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि चाय किन से मिलकर बनी होती, किन चीजों से। दूसरी, किन चीजों को कितने अमाउंट में मिलाना है ये भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके एक अच्छी चाय बनेगी। नॉर्मल सी बात समझ में आया कि अगर हमें अच्छी चाय बनानी है तो शक्कर को कितना मिलाना है और उतनी शक्कर के लिए हमें फिर कितना दूध मिलाना है और कितना चाय की पत्ती, तब जाके चाय बनेगी। नहीं तो अगर आपको ये नहीं, सिर्फ आपको इतनी जानकारी है कि इन 3 चीजों से मिलकर बनी होती, तो फिर तो बेटा मिला दो, फिर किसी भी रेशियो में मिला दो, तो फिर चाय बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो सर नॉर्मल सी बात है, किसी चीज को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जानकारी चाहिए। बताइए क्या? पहली सर वो किससे मिलकर बनी होती, दूसरी वो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे तब जाके वो बनेगा। बस वही चीज यहां पे है सर। किसमें? कंपाउंड में। हमें ये तो पता है कि सर कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, पर सर हमें ये नहीं पता कि एलिमेंट को किस रेशियो में कंबाइन करें तब जाके क्या बनेगा? कंपाउंड। ये हमें पता नहीं है। तो हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ सम लॉ। ये कौन बताते हैं? हमें कुछ बेसिक लॉ बताते हैं, जिन लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? तो इन लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सर, एलिमेंट किस रेशियो में कंबाइन करके या एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा, ये हमें कुछ लॉ मदद करते हैं, जिसका नाम होता है क्या सर? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इनके अंदर कुछ बेसिक लॉ है जो हमें बता देंगे सर एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाता है। आ गया समझ? बिल्कुल सर। वो कितने लॉ है? वैसे तो हम लोग एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो बेसिक 5 लॉ है। वो कितने हैं? 5। पर बेटा रियलिटी में बता दूं वो 6 लॉ है। कितने हैं? 6। तो 6 के 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर बताइए कौन सा पहला? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने सुना होगा ना, ये तो सर आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा सर। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके सर, बिल्कुल। या इसी को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोल देते हैं। तीसरा है सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके सर, आ गया समझ में? ये कितने लॉ हो गए सर? 3। और चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है? बिल्कुल सर। और भी लॉ है? बिल्कुल है। हमने बोला था कितने हैं सर? 6 हैं। और कौन सा है बताइए? अगला है सर गे। गे साइंटिस्ट का नाम है, और कुछ दिमाग मत लगाना। गे लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। गे लुसेक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, या आप गैसियस वॉल्यूम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप सर? लॉ गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चलिए सर, आ गया समझ में। अगली अगर हम बात करें तो सर अगला हमारा जो है वो एवोगैड्रो लॉ है। कौन सा है सर? एवोगैड्रो लॉ।
तो बताइए सर कितने लॉ हो गए? 1 2 3 4 5 6 सर 6 के 6 हो गए। तो सर इनको हम पढ़ेंगे कैसे, एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इतना बता दूं, ये जो स्टार्टिंग के 4 लॉ हैं ये मास के बारे में हमें बताते हैं, और ये लॉ है हमें वॉल्यूम के बारे में बताएगा जैसे उसमें इंडिकेट हो रहा है, और ये हमें बताएगा किसके बारे में सर? मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूल। आ गया सर में? बिल्कुल सर। अच्छा एक बात सर, कौन सा एनसीईआरटी में नहीं है? ये वाला। तो ये आप बोनस में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नुकसान थोड़ी ना हो जाता, किसी चीज को सीख लोगे तो नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? अगर समझ में आ जाए तो रख लेना अपने पास, ना आ जाए तो छोड़ देना उसे। ठीक है, चलिए सर अब हम एक एक करके सबको क्या करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए सर पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़े सर? बिल्कुल, ओके सर। चलिए सर हम लोग पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको देने वाली साइंटिस्ट है एंटनी लेवाइजर, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है तो आप सिंपल से बता सकते हैं एंटनी लेवाइजर। अब एक बात आती है सर, इन्होंने इस लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किया। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। देखो यूनिवर्स में पहले से बहुत सारा मास प्रेजेंट है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और ना ही एक्स्ट्रा मास कहीं से डेवलप होता। तो सर मास के साथ क्या होता है? मास बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है बाय द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें फिजिकल चेंज की, आप एक कटोरी में आइस लेना, मान लो उसका मास पहले 100 ग्राम है सर, ठीक है। थोड़ी देर बाद उस आप कटोरी को नोटिस करोगे तो वो वाटर बन चुकी होगी, पर आप मास फिर से मेजर करना तब भी उसका क्या रहेगा? 100 ग्राम। तो इन दोनों चीजों में आपने क्या नोटिस किया कि सर मास तो पहले भी 100 ग्राम था और जब वो वाटर बन गया तब भी 100 ग्राम, बस क्या चेंज हो गया? फॉर्म। पहले मास आइस के फॉर्म में था, अब मास किसके फॉर्म में है? वाटर के फॉर्म में। तो मास कभी चेंज नहीं होता, बस मास का फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? मास का फॉर्म। आ गया समझ में? ऐसे केमिकल रिएक्शन की बात कर लें। केमिकल रिएक्शन में सर क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में मान लो रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है, मान लो इसका भी मास कितना? 100 ग्राम। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि रिएक्टेंट गायब हो गए। रिएक्टेंट गायब नहीं होते, थोड़ी देर बाद वो क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का भी मास मेजर करना उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट का था। तो हुआ क्या? आपको लगेगा सर रिएक्टेंट डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। तो केमिकल रिएक्शन में पहले मास किसके फॉर्म में था? रिएक्टेंट के फॉर्म में। थोड़ी देर बाद वही मास किसके फॉर्म में आ जाएगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में। आ गया समझ में? तो इसका मतलब सर है कि मास को हम ना बना तो बिल्कुल नहीं सकते और सर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से। तो क्या करेंगे? उसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्लियर है? बाय द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बस एक्सेप्शन इसका है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। सभी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, सभी रिएक्शन के लिए, बस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि इसमें जो मास होता है, कुछ मास चेंज हो जाता है। सर कैसे? इसमें कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ना, उसमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होता है, पर कुछ रिएक्टेंट का मास एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा मास चेंज शो हो जाता है। क्लियर है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं कर सकते। तो सर एक बात बताओ, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन में दो चीज होती है सर, रिएक्टेंट बिल्कुल, और एक क्या होता है? प्रोडक्ट। होता नहीं होता? तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करें तो हम ऐसे लिखेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, टोटल मास ऑफ, जब भी मैं मास ऑफ रिएक्टेंट लिखूं ना तो टोटल ही समझ लेना, ठीक है? कंज्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है सर? कहने का मतलब बहुत आसान है सर, जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही मास किसका बन जाएगा? प्रोडक्ट का। ये सभी रिएक्शन के वैलिड, ये सभी रिएक्शन के लिए वैलिड है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, बाकी सभी रिएक्शन में ये लॉ वैलिड करता है। जितना रिएक्टेंट का मास खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। तो आ गया समझ में? तो बताइए हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर नॉर्मल सी बात, मास ना तो कभी बनेगा ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। जो भी मास यूनिवर्स में पहले से है बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं
बाय द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जैसे हम लोगों ने आइस वाटर का एग्जांपल लिया, आइस वाटर में भले ही कन्वर्ट हो जाए पर उसका मास चेंज नहीं होगा, बस वो क्या है, मास पहले आइस के फॉर्म में था, बाद में किसके फॉर्म में आ गया, वाटर में। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहले मास रिएक्टेंट के फॉर्म में होता है, थोड़ी देर बाद वही मास किसके फॉर्म में हो जाता है, प्रोडक्ट। मास तो चेंज नहीं हुआ, बस क्या चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जितना रिएक्टेंट का मास खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट का बनेगा। अगर रिएक्टेंट का पूरा खत्म होगा तो प्रोडक्ट पूरा बनेगा, अगर रिएक्टेंट का थोड़ा खत्म होगा तो थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? इस बात को याद रखना। इसी लॉ को हम सब दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो। चलिए देखते हैं सर वो दो तरीके कौन से, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला, इफ रिएक्टेंट is converted into product completely. If reactant is converted into product completely. सर इसका कहने का मतलब क्या है? साफ मतलब है कि अगर रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, तो एक बात बताओ, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, जितना भी रिएक्टेंट है वो पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो हम सर कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही चीज तो पढ़ते थे आप लोग, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? 9th क्लास में तो आप लोगों ने यही पढ़ाया गया होगा आपको कि पीडीटी का मतलब है बेटा प्रोडक्ट। हमने बोला टोटल लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कब ये बात कब सत्य होगी, पहले ये बताओ। ये बात आप तभी लिखोगे जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? चलिए सर एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। इसका मास 12 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका 44 ग्राम। देख लो आप, ये रिएक्टेंट है सर, बिल्कुल है। तो इस रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है, देखो आप, टोटल मास कितना है सर, देखो चलिए देखिए इस रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है। अगर आप 12 प्लस 32 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 44 ग्राम। कितना आएगा सर, 44 ग्राम। और इसका भी ये प्रोडक्ट है, इसका भी मास कितना है सर, 44 ग्राम। क्या दोनों का मास बराबर है? बिल्कुल है। तो पहले ये 44 ग्राम रिएक्टेंट के फॉर्म में था, थोड़ी देर बाद ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 44 ग्राम प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया सर में। तो इससे दो चीजें सिद्ध हो रही सर, बताइए क्या। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करना, इससे हमें एक चीज और पता चल रही, जब भी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर हो तो समझ लेना रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करें N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें तो सर इसका 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम और इसका होता है 34 ग्राम। कितना होता है सर, 34 ग्राम। तो आप बता सकते हैं सर इसका टोटल मास कितना है? बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसका टोटल मास है 34 ग्राम, इसका 34 ग्राम, दोनों बराबर हैं। बिल्कुल आ गया सर में। तो पहले ये मास किसके फॉर्म में था, रिएक्टेंट के फॉर्म में, अब ये मास किसके फॉर्म में हो गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर आपसे ऐसे में क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और पढ़ लें। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो CO प्लस CO2 बनाया, ठीक है सर। इसका मास मान लो पहले 50 ग्राम था, जब ये इसको हीट किया ये कन्वर्ट हो गया इसके 28 ग्राम में और ये 22 ग्राम में। तो आप ये बताओ क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। देख लो सर, इन दोनों का टोटल मास 50 ग्राम और रिएक्टेंट का टोटल मास 50 ग्राम। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर है, बिल्कुल है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहे हैं, फॉलो। याद रखना न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करती हैं, फॉलो करती हैं। क्लियर है सर? आ गया समझ में? बिल्कुल। अच्छा इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, जरा ध्यान से देखना। मान लो हमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, NaCl प्लस H2SO4। वैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है पर तब भी आपको आना चाहिए। सभी रिएक्शन में आप क्या लगा सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देखिए, हमें इसका मास निकालना है। इसका मास हमें मान लो 2.5 ग्राम दिया गया और इसका 1.5 ग्राम और इसका 3.5 ग्राम, ठीक है सर। अब एक बात देखिए, इसका मास निकालना है तो सर सबसे पहले हमने क्या बोला, सभी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लगता है। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है,
मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है सर, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। कैसे? आपको मास दे देंगे इनका, ठीक है, इन तीनों का मास दे दिया, आपसे कहेंगे बताओ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसे कराओगे आप? इनके मास निकाल दोगे, इसका मास दोनों के इक्वल है तो कह दोगे सर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे, आपको एक रिएक्शन दे देंगे और कह देंगे, देखो कुछ नहीं कहेंगे और कह देंगे इसका मास निकालो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेना। दूसरी चीज आपसे पूछेंगे कि इसका मास निकालो, तो कैसे? नॉर्मल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, सभी रिएक्शन के लिए लगता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मास सर हम x मान लें, बिल्कुल x, और इसका 2.5 है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट का 1.5 प्लस 3.5, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा 5 ग्राम, और इसको आप यहां माइनस करोगे 5 माइनस 2.5, तो ये आ गया 2.5 ग्राम। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे समझ में आया? आपको रिएक्शन दे देंगे, उन सभी का मास दे रहे हैं, तो वो ये पूछेंगे कि बताओ ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप रिएक्टेंट का टोटल मास निकाल लेना, प्रोडक्ट का टोटल निकाल लेना, अगर दोनों का बराबर आ रहा है तो कह देना दिस रिएक्शन फॉलो क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे तरीके क्वेश्चन, आपको रिएक्शन दे दी, कुछ का मास दे दिया, कुछ को निकालना है, तो बस जब किसी का निकालना तो आप मान के चलना वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही है? फॉलो। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर रख देना, आपको जिसका मास निकालना है उसका निकालना आएगा। ठीक है, चलिए सर दूसरा केस क्या था जरा ध्यान से। दूसरा केस, दूसरा है कि इफ रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कंप्लीटली। क्या सर? कंप्लीटली। अगर कोई रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो सर ये आप नहीं लिख सकते। अगर रिएक्टेंट जो है ना पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वैलिड करेगा, पर आप मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ही लिखेंगे। वहां क्या लिखेंगे सर आप? वहां ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं सर? पीडीटी, और प्लस, अच्छा बताओ अगर रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट नहीं होगा तो रिएक्टेंट का तो कुछ ना कुछ मास बचा होगा ना, तो सर मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। आगे समझ में? तो ये लॉ लगेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फिर हम ऐसे लिखेंगे। अगर रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में तब हम ये लिख सकते हैं, अगर पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा तब ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक क्या किया? आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा, ये केस आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। चलिए सर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। CaCO3 है, CaO प्लस CO2 बनाना है सर, ठीक है। चलिए इसका 100 ग्राम है सर, ठीक है, 100 ग्राम। आप कह रहे हैं कि इसका 28 ग्राम बना है, इसका 22 ग्राम बना है। आप जरा ध्यान से सुनना, तो इसका टोटल मास कितना है सर? 50 ग्राम। तो बताओ क्या इसके बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 ग्राम 50 ग्राम में कन्वर्ट, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जितना इस तरफ मास होगा उतना ही टोटल मास क्या होगा? इस तरफ। तो इस तरफ कितना मास बना है सर? 50 ग्राम। तो इसका मतलब 100 ग्राम में से सिर्फ 50 ग्राम, 100 ग्राम में से सिर्फ 50 ग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया, और 50 ग्राम ही खत्म हुआ है। 50 ग्राम क्या हुआ? कंज्यूम। तो इसका कितना मास बचा होगा? एक नॉर्मल सी बात है, आपके पास 100 रुपए दिए, 50 रुपए खर्च हो गए, कितने बचे सर? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम लेफ्ट। आ गया समझ में? तो सर इसमें देख लो, क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड कर रहा है? बिल्कुल करेगा सर। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है सर? 100 ग्राम। और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है सर? टोटल किया 50 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कितना है सर? 50 ग्राम। दो आ रहा है, दोनों एक बार बिल्कुल आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड कर रहा है। तो आ गया समझो, बहुत ही आसान है सर। अगर रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। आ गया समझ में सर? बिल्कुल। तो कभी भी हम लोग 9th क्लास से सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम लोग हमेशा एक ही केस पढ़ते हैं, ये वाला केस पढ़ते ही नहीं है। तो हमेशा जिससे भी पूछो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ, वो कहते हैं सर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। वो तो तब होगा ना बेटा जब रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। क्लियर है? जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही तो बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए
तो इसी के साथ हमारा पहला लॉ खत्म होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आ गया ना सर समझ में? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर सेकंड लॉ। कौन सा? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा था? आप सभी को याद होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है सर। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। कोई दिक्कत? ये दिया है किसने? साइंटिस्ट है जिनका नाम है प्राउस्ट, इन्होंने ये लॉ दिया है। सर क्या बोला इन्होंने? जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। फॉर ए कंपाउंड, फॉर ए कंपाउंड, कोई भी एक आप कंपाउंड ले लो, ठीक है, ले लिया सर। उसके अंदर आप रेशियो निकालो, किसका? उनके एलिमेंट के मास का। रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट जो उस कंपाउंड में क्या है? प्रेजेंट है। क्या है बेटा? प्रेजेंट। क्लियर है? वो कहते हैं एक कंपाउंड ले लो, उनके अंदर जो एलिमेंट है आप उनके मासेस का रेशियो निकालोगे, इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आप कंपाउंड कहां से आपने बनाया है, आप कहां से लाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपने किस तरीके से उसे बनाया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? डेफिनेशन देख ली ना आप लोगों ने क्या लिखी? बिल्कुल, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अब हम लोग समझेंगे सर ये डेफिनेशन का रियल मीनिंग क्या है। अभी तो बातों बातों में समझा हम लोगों ने, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सर पानी है, H2O। अब सबसे पहले बात है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिए। आप सुनो, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? देखो एक हाइड्रोजन का मास तो 1 AMe होता है। हम जहां जब भी बोले एक हाइड्रोजन, तो आप समझ लेना 1 मोल हाइड्रोजन। क्या समझना? हम कहेंगे सर इसमें 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है। और जब 1 मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसका मास ग्राम में होता है। किसमें होता है? ग्राम। तो याद रखना, हम बार बार मोल नहीं बोलेंगे। जब भी हम बोले एक हाइड्रोजन तो समझ लेना 1 मोल। अगर हम 2 बोले तो समझ लेना 2 मोल। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, तो सर यहां पे एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर? एक हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन का सर 1 ग्राम। तो 2 मोल हाइड्रोजन का सर 2 ग्राम। अच्छा मोल कह दो सर, हम पहली बार सुन रहे हैं इसलिए मैंने बोल दिया। 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16 ग्राम। आप ग्राम चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है, हटा दिया। चलिए, तो कुल मिला के आप लोगों ने वाटर लिया, वाटर के अंदर जो एलिमेंट है उनके मास का रेशियो निकाला। ये क्या है? रेशियो ऑफ मास। किसका? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब ये कहते हैं, अब ये जो पानी है, आप पानी कहीं से भी लेता हो, आपने रेनी वाटर का पानी लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, मास का वो कितना है? 2:16। आपने नल का पानी लिया, नल का पानी लेके आए, नल के पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला, वो है 2:16। आपने क्या किया? फिर आपने समुद्र का पानी लेके आए, समुद्र के पानी के अंदर भी आपने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाला वो कितना है? 2:16। तो इन चीजों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी कंपाउंड ले लो, उसके अंदर जो एलिमेंट है उनके जो मास का रेशियो वो फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स। जो मास का रेशियो है ना इनके एलिमेंट का, वो क्या है? फिक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कंपाउंड आपने कहां से ऑब्टेन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड आपने कहां से ऑब्टेन किया। ये वाला कंपाउंड चाहे इससे आए, चाहे इससे आए, चाहे इससे, पर इसके अंदर जो एलिमेंट के मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा सर? सेम। आ गया समझे? हम कह रहे हैं नालायक को, अगर आप अमेरिका से भी पानी लेता ना, आप उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, वो भी 2:16 ही आएगा। ठीक है, कभी कभी 2:16 को 1:8 भी लिख देते हैं। ठीक है सर, एक आध एग्जाम्पल और कोई बिल्कुल ध्यान से देख लो। जैसे अगर हम बात करें CaCO3, CaO प्लस CO2, ठीक है, देखो इसमें हमने CO2 बनाया। ठीक है, CO2 में बताओ जरा, CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन के मास का रेशियो कितना? कार्बन का मास कितना होता है सर? 12। और एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। हमने फिर से बता दे रहा हूं, जब भी मैं एक ऑक्सीजन बोलूं समझ लेना 1 मोल। आ गया? चलिए, तो एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन का मास 32। चलिए, तो हमने यहां पे CO2 इस तरीके से बनाए, हमने यहां पे CO2 एक दूसरे तरीके से बनाया। CO2 कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तब जाके CO2 बना। तो एक बताओ, ये सेम कंपाउंड है दोनों? बिल्कुल है।
और दोनों को हमने क्या बनाया, अलग अलग तरीके से, मतलब दोनों की जो बनाने के तरीके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो क्या है, अलग अलग। पर इसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो भी कितना होगा, 12:32। तो क्या समझ में आया सर, यही तो लिखा था, देखो डेफिनेशन में, फॉर ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के लिए द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके मास का रेशियो इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होता है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपाउंड, की कंपाउंड आपने कहां से ऑब्टेन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से CO2 को दो अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बनाया, पर उसके अंदर जो एलिमेंट के मास का रेशियो है वो क्या है सर, सेम है। आगे समझ में, चलिए। अच्छा सर, इसका कोई एक्सेप्शन है, बिल्कुल है, बस याद रख लो ये आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं करता, नॉट वैलिड इन आइसोटोप्स, नॉट वैलिड इन आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स आ जाए तो ये लॉ क्या हो जाता है, फेल, ये लॉ क्या हो जाता है, फेल। कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर कैसे, जरा मैं बता दे रहा हूं, समझ पाओगे आप। जैसे CO2 और ये, अगर मान लो ये CO2 ले लिया मैंने, CO2 और ये 14, देखो दोनों में कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स है, दोनों कंपाउंड तो सेम है पर कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स है। इसमें रेशियो निकालोगे 12:32 आएगा, इसमें 14:32। तो देखो दोनों में रेशियो अलग अलग आ गया, एक ही कंपाउंड के मास के, एक ही कंपाउंड के एलिमेंट का मास का रेशियो अलग अलग आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड में सेम एटम प्रेजेंट नहीं है, आइसोटोप्स प्रेजेंट है। क्या है सर, आइसोटोप्स। आ गया सर में, कोई दिक्कत, बिल्कुल। सर जब आइसोटोप्स आ जाए तो ये लॉ फेल हो जाता है, बाकी ये लॉ सक्सेसफुल रहता है। क्या लॉ था, किसी भी कंपाउंड के अंदर सर जो एलिमेंट होते हैं उनका जो मास का रेशियो निकालो वो हमेशा सेम आएगा। वो कंपाउंड आप चाहे कहीं से बना के लेता हो, पर उसके अंदर जो मास का रेशियो आएगा वो हमेशा सेम, कोई भी तरीके से आप उसे बना लो। ठीक है सर।